नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज फिर कई अहम खबरें, कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने होंगी जो कि चीन से जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से हालात हैं भारत और चीन के बीच, और सामरिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान अपने आप को और स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। खास तौर पर आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे जहां पर हम एलएसी के पास हिंदुस्तान किस तरीके से सड़कें बना रहा है और किस तरीके से भारतीय वायुसेना लगातार रात में भी गश्त कर रही है ताकि चीन की तरफ से कोई नापाक कदम ना उठे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की, और सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे कवर स्टोरी से। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि 7 स्पेशल कौन कौन सी खबरें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपको इस बात की हम जानकारी देंगे कि हिंदुस्तान की फौज किस तरीके से रात को भी एलएसी पर निगरानी कर रही है। वहां पर किसी भी तरह की ऐसी हलचल उसको नोटिस किया जा रहा है ताकि चीन किसी भी नापाक हरकत को अंजाम न देने पाए। साथ ही साथ आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि नीमो पोस्ट की अहमियत क्या है हिंदुस्तान के लिए और क्यों हिंदुस्तान की सरकार वहां तक सड़क बना रही है। बीआरओ वहां तक सड़क बनाने का काम पूरी तरीके से तेज कर चुकी है। इसके साथ साथ हथियारों की भी हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान अपने खेमे में और कौन कौन से हथियार इंक्लूड कर रहा है। साथ ही साथ अमेरिका का रोल इस वक्त बहुत ही अहम हो जाता है। एक तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अपने युद्धपोत लेकर के तैनात हो चुका है, और दूसरी तरफ अमेरिका ऑफिशियली ये बात कह चुका है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी या युद्ध हुआ तो वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। बहुत ही अहम बात है ये। इसके साथ साथ आज हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे घातक प्लाटून से। जी हाँ, हिंदुस्तान का एक ऐसा प्लाटून जो कि घातक है, सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तमाम ऐसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में इन कमांडोज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनसे भी आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान वायुसेना के जरिए एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार निगरानी कर रहा है, लगातार वहां पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत ने मिग 29 के साथ रात भर गश्त किया। उसके साथ साथ वहां पर चीनी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी तरह की ऐसी हरकत जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो उस पर नजर रखी जाए। तो हिंदुस्तान की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी नापाक हरकत ना होने पाए चीन की तरफ से। रात में चीन पर हवाई नजर। चीन की हर चाल होगी बेहाल। अब ड्रैगन होगा पस्त। लड़ने को तैयार लड़ाकू विमान। दिन में हो या रात में, चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते एलएसी के पास फॉरवर्ड बेस पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत देर रात अपाचे, चिनूक समेत वायुसेना के कई विमानों ने उड़ान भरी और चीन पर पैनी नजर रखी। भारतीय वायुसेना लगातार बॉर्डर पर अभ्यास कर रही है और हर हालातों से निपटने की तैयारी कर रही है। सिर्फ अपाचे ही नहीं बल्कि चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी यहां अभ्यास किया। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा मिग 29 समेत कई लड़ाकू विमानों ने लेह के आसमान में उड़ान भरी और रात के अंधेरे में चीनियों की हर मूवमेंट पर नजर रखी। सेना के मुताबिक चीनी सेना रात के अंधेरे में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है, जिसको नाकाम करने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला है। The night operations have an inherent element of surprise. The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. हम जितने वायु योद्धा यहाँ पे हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है, और नव स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में पिछले ही साल 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने जगह बनाई थी, जिसके बाद सेना की ताकत में और इजाफा हुआ था। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत आपको बताते हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग इसे बनाती है। बेहद खतरनाक अपाचे की मारक क्षमता है। अपाचे रडार की पकड़ में भी नहीं आता। अपाचे की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे है। 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है अपाचे।
बिना रुके 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। आपको बता दें कि चीन ने गलवान घाटी के पास से अपने कदम पीछे खींचे हैं। जिस जगह दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, अब चीनी सेना वहां से करीब 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। दोनों देशों के बीच तय हुआ है कि बॉर्डर पर तनाव की स्थिति को कम किया जाएगा, लेकिन चीन ठहरा धोखेबाज और चीन पर विश्वास करना महंगा न पड़ जाए, इसलिए भारतीय सेना पीएलए की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है, चाहे दिन हो या रात। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर नीमो पोस्ट की अहमियत हिंदुस्तान के लिए कितनी है और आखिर चीन के आंख की किरकिरी ये क्यों बन जाता है जब हिंदुस्तान की सरकार बीआरओ यहां पर सड़क के निर्माण में तेजी लेकर के आती है। पिछले 3 महीने से लगातार ये देखा जा रहा है कि बीआरओ ने सड़क बनाने के काम में काफी इजाफा किया है और तेजी यहां पर लेकर के वो आए हैं। तो ऐसे में ये चीन के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन इसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये क्यों चाहती है कि यहां तक सड़क बने ताकि भारतीय सेना के जो ट्रक्स हैं या फिर जो टैंक्स हैं वो आसानी से यहां तक पहुंच पाएं। भारत की ताकत और रणनीति ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं स्पेशल 7 की टीम के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हैं जो ये दिखाती हैं कि भारत बिना डरे और बिना रुके लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू में एलएसी के पास सामरिक पुल और सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। ये नीमू बेस वही है जहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पहुंचकर सबको चौंका दिया था और चीन को साफ लफ्जों में समझाया था कि गलवान घाटी हमारी है। Right now we are at kilometer 397 on this National Highway 1. We have 3 bottlenecks. One is at kilometer 362 and 361, and we are now at 397. This pool has been made in a record time of 3 months. As we can see the Loha bridge over here, the Bailey bridge, which is not which is a load class of 24R. That means it can take the 24 tons, and it is not capable of taking the all sorts of loads of the army and civil. Now we have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load to the LOC. सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ तेजी से सामरिक सड़क और पुल को बना रहा है, जिससे सेना के भारी भरकम ट्रक और टैंक यहां से आसानी से गुजर सकें। इसके साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची पक्की रोड खुर्दुंग ला का निर्माण भी जोरों पर है। ये हाईवे सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। वहीं नीमू खरदुंग ला का पुल बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने में बनाया है। यहां पर पहले लोहे का पुल था, जिसे हटाकर नया पुल बनाया गया है ताकि सेना के भारी वाहनों को सियाचिन या दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। दरअसल बीआरओ ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। बीआरओ की तरफ से ये सामरिक सड़क और पुल बनाया जा रहा है। एलएसी के पास 40 ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं। 20 पुल इनमें से बनकर तैयार हो गए हैं। सड़क बनाने का काम लगातार जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये सड़क बनाई जा रही है। 2022 तक 66 सड़कें बनाने का लक्ष्य है। दरअसल भारत और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह भारत की ओर से तेजी से सामरिक सड़कों और पुलों का निर्माण करना है। चीन घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी से सामरिक सड़कें और पुल क्यों बना रही है। सड़क पुल निर्माण के काम में बीआरओ अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं नीमू दारका सड़क का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। सामरिक रूप से यह सड़क काफी अहम है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक माना जाता है। इस नई सड़क के बन जाने से सियाचिन तक भारतीय सैनिकों की आवाजाही बिना पाकिस्तान की नजर में आए हो सकेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। युद्ध में नफा और नुकसान दोनों देखा जाता है, लेकिन युद्ध में कौन किसका साथ देगा ये भी नफा और नुकसान देख करके तय किया जाता है। अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ रहा है और अमेरिका ने ये अब ऑफिशियली भी कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ है चीन के साथ या युद्ध की स्थिति भी बनती है तो अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ है। ऐसे में भारत
की हौसला अफजाई तो होती है, चीन के लिए परेशानी का सबब भी ये बन जाता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से चीन को लेकर के समुद्री एक दबदबा जो चीन का, एक दादागिरी जो चीन की चली आ रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने पहले ही अपने 2 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। तो ऐसे में चीन के लिए सिरदर्दी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से भारत को साथ मिलेगा अमेरिका का, और उसके बाद एक और पहलू इसमें जुड़ जाता है कि रूस की भूमिका फिर क्या होगी। सरहद पर भारत और चीन के बीच तनाव कुछ हद तक कम होने लगा है। ऐसे में अमेरिका की ओर से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका भारत का साथ देगा। यह बयान अमेरिका ने उस वक्त दिया जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोत तैनात कर दिए थे और समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने कहा है कि अमेरिकी सेना भारत और चीन के बीच या कहीं और भी संघर्ष के संबंध में उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, और ये संदेश स्पष्ट है कि हम खड़े होकर चीन को या किसी और को सबसे शक्तिशाली या प्रभावी बल होने के संदर्भ में कमान नहीं थामने दे सकते, फिर चाहे वो उस क्षेत्र में हो या यहाँ। वहीं मीडोज ने बताया कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं, जिसका मकसद समंदर में चीन की दादागिरी को कम करना है। हमने दक्षिण चीन सागर में अपने 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं। हमारा मिशन ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया ये जाने कि हमारे पास अब भी दुनिया का उत्कृष्ट बल है। चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों में लिप्त है। चीन लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के भी क्षेत्र को लेकर उसके दावे हैं। वहीं भारत और चीन के सैनिकों के बीच पैंगोंग झील, गलवान घाटी और गोग्रा हॉट स्प्रिंग समेत पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में तनाव जारी है। हालांकि चीनी सेना ने गलवान घाटी और गोग्रा हॉट स्प्रिंग से अपने सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें वो एलएसी से सैनिकों के तेजी से पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमत हुए थे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत चीन विवाद में नेपाल की भी एक भूमिका यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और नेपाल में जिस तरीके से चीन की एक इंटरफेरेंस चीन का बढ़ा है, वो भी अपने आप में एक बड़ा बवाल बनता चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि चीन के राजनयिक जिस तरीके से नेपाल के पॉलिटिकली एक इंटरफेयर वहां पर कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से स्पेशल 7 में अब हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि चीन ने किस तरीके से वहां पर डिप्यूट किया है अपने अधिकारियों को, जो नेपाल के हर फैसले में उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, उनका इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि नेपाल में आंतरिक स्थिति वहां पर की खुद हिली हुई है, वहां की मौजूदा सरकार, उसकी कुर्सी हिल रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी यहां पर खतरे में है। देखिए जरा इस रिपोर्ट को और समझिए कि नेपाल की सिरदर्दी चीन किस तरीके से बढ़ा रहा है। नेपाल ने चीन की शह पर भारत से दुश्मनी ले तो ली, लेकिन नेपाल के लिए चीन गले की फांस बनकर रह गया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि विस्तारवादी नीति रखने वाले चीन ने अब नेपाल के कई इलाकों पर ही अपना कब्जा कर लिया है। वहीं इन मुद्दों को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली अपने ही देश में घिर गए, जिसके बाद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हो गई। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, जो फिलहाल पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वहीं दूसरी ओर केपी ओली, लेकिन नेपाल की राजनीति को पटरी पर लाने के लिए चीनी राजदूत होई यांकी ने मोर्चा संभाला और नेपाल की घरेलू राजनीति में जारी उथल पुथल को शांत करने के लिए चीनी राजदूत खुले तौर पर दखल देने लगी, जिसके बाद नेपाल के भीतर ही सवाल खड़े होने लगे कि एक राजदूत घरेलू राजनीति में इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही है। नेपाल में सियासी उठापटक के बीच चीनी राजदूत होई यांकी की सक्रियता हैरान करने वाली है। वो पिछले कुछ दिनों में नेपाल के तमाम सरकारी अधिकारियों और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। पिछले हफ्ते ही यांकी ने नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता
माधव कुमार नेपाल से मुलाकात की थी, जिसे महज शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति विद्या भंडारी की भूमिका को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भंडारी से मुलाकात के बाद ही ओली ने संसद रद्द कराने का फैसला किया और अपने विरोधी खेमे के खिलाफ और सख्त रुख अपना लिया। वहीं नेपाल के रणनीतिकारों को चीनी राजदूत की ओर से यह दखलंदाजी खटक रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब सत्तारूढ़ पार्टी संकट की घड़ी से गुजर रही है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि चीनी राजदूत इतनी मशक्कत क्यों कर रही हैं? आखिर चीन चाहता क्या है? जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष और संघर्ष के बाद हिंदुस्तान ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया। इस फैसले का एक ऐसा असर पड़ा कि चीन पूरी तरीके से बैकफुट पर है, लेकिन भारत के रास्ते पर चलते हुए अब अमेरिका और कुछ अन्य देश भी चीनी ऐप्स को अपने मुल्क में बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी एक परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि 59 ऐप्स को बैन करने के बाद आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा एक झटका चीन को लगा है और अगर दूसरे देशों में भी चीनी ऐप्स बैन होने लगे तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगी। 59 चीनी ऐप्स बैन करके भारत सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद ये झटका और तेज का लगने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रंप बोले कि चीन ने अमेरिका का हमेशा फायदा उठाया है, हमने उसकी मदद। हम निश्चित रूप से चीनी ऐप्स को बैन करने का विचार कर रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। इसके बाद चाइनीज कंपनियों की तरफ से सरकार से अपील की जा रही है कि वो भारतीय यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के साथ शेयर नहीं कर रही थी। वहीं चौंकाने वाली बात यह भी है कि टिकटॉक को भले ही भारत में फिलहाल बैन कर दिया गया हो, लेकिन चीन में यह बहुत पहले से बैन है। भारत के बाद अमेरिका में भी चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला चीन पर बड़ी कार्रवाई साबित हो सकती है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है और उसे अरबों का नुकसान हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की अपनी रिपोर्ट में हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपको यह बताया था कि भारत की कौन कौन से ऐसी कंपनी हैं जिन कंपनियों में चीन का पैसा इन्वेस्ट किया गया है या फिर लगा हुआ है। उनमें से जोमैटो जैसी कुछ कंपनियां भी हैं जो लगातार चीन से निवेश ले रही हैं। अब ऐसे में इन कंपनियों को लेकर के भारत सरकार की जो कदम भारत सरकार की तरफ से उठा है, इन कंपनियों के लिए एक परेशानी फिर से बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जिन कंपनियों में चीन का पैसा लग रहा है उसमें और ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, पारदर्शिता लाई जाएगी, इसलिए निवेश का पैसा फिलहाल कुछ समय के लिए रुक गया है। चीन इन दिनों अपनी चालबाजियों और मक्कारियों के लिए जग जाहिर हो चुका है। ऐसे में चीन को भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार झटका दे रहा है। पहले 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाना, फिर चीनी आयात के लिए बंदरगाहों पर कस्टम मंजूरी रोकना और अब भारत ने चीनी निवेश को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब प्रमुख स्टार्टअप में चीनी निवेश को पूरी तरह बंद करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो यह चीन को आर्थिक पतन की ओर ले जाएगा। भारत की फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने चीन की अलीबाबा की सहायक कंपनी कंट फाइनेंशियल के साथ जनवरी में करीब 700 करोड़ निवेश का करार किया था और अब भारत में निवेश के नए नियमों के बाद चीन से होने वाली फंडिंग खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। वहीं बाजार में जोमैटो की पूंजी करीब 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं चीनी अखबार के मुताबिक अभी यह पुख्ता नहीं है कि जोमैटो को एंट फाइनेंशियल से फंड लेने पर रोका जाएगा या नहीं, लेकिन यह कदम दिखाता है कि भारत राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए हाईटेक स्टार्टअप का भविष्य दांव पर लगाने को तैयार है। वहीं अब आपको बताते हैं कि भारत की कितनी कंपनियों में चीन का पैसा लगा है, क्योंकि चीनी माल हो या चीन का पैसा अब भारत में चलेगा नहीं। भारतीय कंपनी स्नैपडील में चीन का 5,289 करोड़ लगा है। ओला में चीन ने 3,378 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। स्विगी में चीन ने 3,778 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। पेटीएम में चीन ने 3,022 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
बिग बास्केट में चीन ने 1889 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जोमैटो में चीन ने 1511 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जबकि पेटीएम मॉल में 1133 करोड़ रुपए चीन ने इन्वेस्ट किए हैं। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और तकनीकी वित्तीय कंपनियां समेत लॉजिस्टिक क्षेत्र की करीब 75 से ज्यादा कंपनियों में चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। भारत के करीब 30 यूनिकॉर्न में चीन का निवेश है, जो करीब $1 अरब का स्टार्टअप है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की तरफ से चीन पर कड़ी कार्रवाई करना चीन को जोर का झटका जोर से देना है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। आपने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन तमाम ऐसे ऑपरेशंस का नाम सुना होगा, लेकिन इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के वाले कमांडोज के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। भारत में ऐसे ही एक कमांडो, एक ऐसे दस्ते का नाम है घातक, जिनको इस तरह के ऑपरेशंस में शुमार किया जाता है। इन्हीं के बलबूते इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। आइए आज हम आपको इनकी ट्रेनिंग से रूबरू कराते हैं, बताते हैं आपको कि इस तरह के कमांडोज किस तरीके से तैयार होते हैं और कैसे ये आगे चलकर अपने खास मिशन को अंजाम देते हैं। चालबाज चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। ऐसे में जहां एक और चीन अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिला रहा है, तो वहीं भारतीय सेना ने अपने घातक प्लाटून कमांडो तैनात कर दिए हैं, जो अपनी यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। ये घातक प्लाटून जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसी तकनीक में माहिर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सैनिक सिर्फ बिना हथियारों के ही लड़ते हैं। हथियारों की भी इनके पास बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। सेना के जानकारों की माने तो हर इन्फेंट्री यूनिट के साथ ऐसे सैनिक मौजूद रहते हैं और चुनौतीपूर्ण अभियानों में इनकी मदद ली जाती है। सेना जब किसी मोर्चे पर तैनात होती है तो उनमें घातक प्लाटून होते हैं। वहीं घातक प्लाटून में शामिल होने का फैसला खुद सैनिक का होता है। इन सब में से जो सबसे बेहतर होते हैं, उन्हें प्लाटून में जगह दी जाती है। प्लाटून में चुना जाना किसी भी जवान के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि वो अपनी यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। बिना हथियारों के लड़ने की काबिलियत के साथ साथ उन्हें शूटिंग करने की, पानी, कचरे और दलदल जैसी मुश्किल जगहों पर जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें कई दूसरे तरह की कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है, जिसके तहत सैनिकों को नक्शा समझने, कम राशन और दुर्गम जगहों पर रहने के लिए जीवन रक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आपको बता दें कि करगिल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक में घातक प्लाटून ने अहम भूमिका निभाई थी और ये चीन के सैनिकों से लड़ने के भी काबिल हैं। गौरतलब है कि चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद हर इन्फेंट्री में एक प्लाटून नियुक्त किया गया था, जिसका नाम कमांडो प्लाटून होता था। एक प्लाटून में करीब 30 व्यक्ति होते हैं। उस दौर में कमांडो प्लाटून का काम यही होता था, किसी ऐसी परिस्थिति में जब गुत्थम गुत्था होना पड़े या दुश्मन के पीछे जाना पड़े या कहीं घात लगाना पड़े, तो इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती थी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।